अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है। अभी तक हमने जितना चर्चा किया वो सब काव्य हेतु पे था। उम्मीद है कि काव्य हेतु का जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रहा होगा एग्जाम के दृष्टिकोण से पूरा आपका कवर हो गया होगा। इसमें से बहुत सारे प्रश्न आगामी परीक्षा में आ सकते हैं, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। अगला प्रश्न है, काव्य प्रयोजन का तात्पर्य है। काव्य रचना का उद्देश्य, काव्य की प्रेरणा, काव्य की संवेदना, काव्य की उद्भावना। तो इसका सही जवाब आप लोगों ने बता दिया, काव्य रचना का उद्देश्य, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, अब तक आपने रस इत्यादि के बारे में भरत मुनि के आधार पर देखा होगा, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीके का प्रश्न पूछा जा रहा है। भरत मुनि ने कितने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? थोड़ा सा नया प्रश्न है। 4, 6, 8, 9 ये ऑप्शन दिए गए हैं। भरत मुनि ने कितने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? तो सही जवाब है इसका सही जवाब है 8 काव्य प्रयोजनों की उन्होंने चर्चा की है। जब आप किताब पढ़ेंगे, प्रमाणिक किताबों को पढ़ेंगे, तो उसमें डिटेलिंग 8 उन्होंने इसके प्रकारों के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, भामा ने किस काव्य प्रयोजन की चर्चा नहीं की है? भामा ने जब काव्य प्रयोजन पर चर्चा की है तो उसमें पुरुषार्थों के बारे में उन्होंने चर्चा किया है। ठीक है, ये जो चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ऊपर दिया गया है, इसको कई बार पुरुषार्थ, जो 4 पुरुषार्थ हैं उससे जोड़कर देखा गया है। तो भामा ने कई प्रयोजनों के बारे में बातचीत की है। सवाल पूछा जा रहा है कि किसका प्रयोग उन्होंने नहीं किया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है वो क्या है, यहाँ पर गलत है। लोभ के स्थान पर होना चाहिए था प्रीति, तो हमने यहाँ पर चेंज कर दिया है। ठीक है ना, तो इसलिए चेंज किया कि ताकि आप लोगों को सही गलत का पता चल जाए, और बिल्कुल आप लोगों ने इस चीज़ को पकड़ लिया है। सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस आचार्य ने काव्य प्रयोजन की चर्चा करते हुए कीर्ति और प्रीति को शामिल नहीं किया है? आमतौर पर जब भी आप काव्य प्रयोजन संबंधी टॉपिक को पढ़ेंगे तो उसमें कीर्ति और प्रीति दोनों का नाम हमेशा आता रहता है। वैसे तो आमतौर पर वर्तमान समय में आप समाज में देखेंगे तो कीर्ति प्रीति 2 बहनें हो सकती हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर काव्य प्रयोजन के रूप में हमें देखना है किन आचार्यों ने शामिल किया है और किसने नहीं किया है। यहाँ पर ऑप्शन के आधार पर हमें बताना है कि किसने नहीं किया है। तो सही जवाब है इसमें ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है मम्मट ने। इस प्रश्न के अनुसार मम्मट ने नहीं किया है। ठीक है ना, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर ए होगा। नहीं, भामा ने भी कीर्ति प्रीति की चर्चा की है, वामन ने भी कीर्ति प्रीति की चर्चा की है, और भोज ने भी कीर्ति प्रीति की चर्चा की है। ठीक है, मम्मट ने नहीं किया है। कीर्ति की बात की है लेकिन प्रीति की बात नहीं की है। ठीक है, बल्कि उन्होंने कीर्ति की जगह पे यश का प्रयोग किया है। चलिए इस पर हम आगे बात कर लेंगे। अगला प्रश्न है, मम्मट ने कितने काव्य प्रयोजनों को माना है? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है यहाँ पर। मम्मट सबसे महत्वपूर्ण अगर किसी का काव्य प्रयोजन है तो वो मम्मट का है। काव्यम यशसे अर्थकृतो व्यवहार वृद्धे शिवेत्र क्षते। ठीक है, कांता समितोपयोधि युजे। तो इस तरीके से ये लंबा चौड़ा है, और उसमें उन्होंने पूरा बताया कि काव्य यश के लिए लिखा जाता है, धन के लिए लिखा जाता है, व्यवहार, ठीक है, कल्याण के लिए लिखा जाता है, और पत्नी के सामने उपदेश के रूप में लिखा जाता है। तो कुल कितने उन्होंने काव्य प्रयोजनों की चर्चा की है? जिन बच्चों ने गंभीरता से मम्मट को पढ़ा है, अब मम्मट को कहा जाता है सर्वग्राही आलोचक के तौर पर जाना जाता रहा है। और बाकी हमने पिछले प्रैक्टिस सेट में मम्मट के बारे में अच्छे से पढ़ा था। 6 काव्य प्रयोजनों की उन्होंने चर्चा की। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। बातों में बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है। अगला जो प्रश्न है काफ़ी जाना माना, और तुरंत पंक्ति को देखते ही आप लोगों ने पकड़ लिया होगा किसका। केवल मनोरंजन न कवि का कर्म होना चाहिए, उसमें उचित उपदेश का भी मर्म होना चाहिए। किसका कथन है? और ऑप्शन में पूरा गुप्त जी, एक तरीके से जैसे वर्तमान समय में गुप्त कोई शादी विवाह होती है तो फला परिवार लिखा रहता है गाड़ियों के पीछे, आप लोगों ने देखा होगा। तो पूरा मैंने लोगों को मौका दिया है यहाँ पर। अब बस आप लोगों को ध्यान में रखना है कि किसका इसमें सही जवाब है। मैथिली शरण गुप्त आप लोगों ने यहाँ पर दे दिया। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। कुछ बच्चों ने बता भी दिया कि किस ग्रंथ में लिखा गया है। अगला प्रश्न है, कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। किसका कथन है? तो इस कथन को देखते ही आप लोगों ने तुरंत आपके दिमाग में आ गया होगा कि किसके द्वारा है। सही जवाब है ऑप्शन ए।
ठीक है, ऑप्शन ए है रामचंद्र शुक्ल। चलिए अगला प्रश्न है, जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। कोटेशन पर ध्यान रखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है कि जिस प्रकार अनेक प्रकार के व्यंजनों से युक्त अन्न भोग करते हुए स्वस्थ पुरुष आनंद की प्राप्ति करते हैं, उसी प्रकार विभाव अनुभाव संचारी भावों से संपन्न स्थायी भावों का आस्वादन करते हुए सहृदय जन रस का आनंद लेते हैं। किसने कहा? ऑप्शन दिया गया है भरत, भामा, रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय। तो इसका जो सही जवाब है, आचार्य भरत ने इस बात को कहा है। ठीक है, आप लोगों को लग रहा होगा कोई आधुनिक काल का आलोचक कहा होगा, लेकिन नहीं, भरत ने ही इस चीज़ को कहा है। तो इसको भी ध्यान में रखिए कि अगर परीक्षा में आ जाएगा तो आपका गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है, विभावानुभाव व्यभिचारी संयोगादर्श दृश्य निष्पत्ति किसका कथन है? अच्छा, एक चीज़ को ध्यान में रखना है, कई बार इस पूरे रस सूत्र को इंटरव्यू के समय ब्लैक बोर्ड पर व्हाइट बोर्ड पर लिखने के लिए कह दिया जाता है। बिल्कुल इसको आप ध्यान में रखिए। आजकल स्थिति ये हो गई है कि हम याद करते रहते हैं, शब्दों को पहचानते हैं और उसी के आधार पर आंसर देना शुरू कर देते हैं कि फला किताब में मैंने फला कोटेशन के बारे में फला का कोटेशन पढ़ा था, तो बस हम देखते हैं, लेकिन वही लिखने के लिए बोल दिया जाएगा तो फिर टाटा फिश वाली स्थिति हो जाएगी। तो बिल्कुल जो भी अनुभव रहा है, ऐसा नहीं कि मैं बता रहा हूँ तो मैं फिश हो गया था, ऐसा नहीं है, क्योंकि यही है अनुभव। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, लिखने का ही थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करिए। सही जवाब आप लोगों ने बता दिया भरत। और ध्यान में रखिए, आजकल स्थिति ऐसी हो गई कि भरत को भारत भी लिखा जा रहा है। बिल्कुल इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखिए, टाइपिंग की गलती नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए, मैं जान रहा हूँ क्योंकि कई बार जब मैं टाइप कर रहा था तो भरत के स्थान पर भारत ही आ रहा था, तो ध्यान रखना है बस। भरत के रस सूत्र में शामिल नहीं है, ये काफ़ी टेक्निकल टाइप का यहाँ पर प्रश्न है कि भरत के रस सूत्र में शामिल नहीं है स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी भाव। ठीक है, तो कौन सा इसमें शामिल नहीं है? क्वेश्चन नंबर जो 50 का सही जवाब है वो है स्थायी भाव। ऑप्शन ए इसका सही है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी। रस को काव्य की आत्मा के रूप में सर्वप्रथम मान्यता दी। ऑप्शन दिया गया भरत, भामा, विश्वनाथ, जगन्नाथ। तो कई बच्चों को लग रहा होगा कि इसका सही जवाब भरत है, लेकिन बिल्कुल इसका जवाब भरत नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूँ, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी है, विश्वनाथ ने। भरत ने जरूर रस संप्रदाय का प्रवर्तन किया, रस के बारे में चर्चा किया, लेकिन सबसे पहले विश्वनाथ ने कहा कि ये काव्य की आत्मा के रूप में है। इस डिफरेंस को आप लोग बिल्कुल ध्यान में रखिए, इसीलिए प्रैक्टिस सेट कराई जा रही है, क्योंकि किताबें तो अब पढ़ने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे लोगों ने पढ़ा भी होगा, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अलग अलग एंगल से देखने का मौका मिलेगा और समझने का भी मौका मिलेगा। तो इस तरीके से ध्यान में रखिए, रस को काव्य की आत्मा के रूप में विश्वनाथ ने सबसे पहले मान्यता दी। अगला प्रश्न है जो कि काफ़ी चर्चित प्रश्न है और कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, रस के कितने अवयव माने गए हैं? ठीक है, यहाँ पर भेद भी लिखा जा सकता था, लेकिन यहाँ पर अवयव माने गए हैं। कितने माने गए हैं? ऑप्शन दिया गया है 2, 4, 6, 8। तो रस के जो अवयव हैं, ठीक है, आप लोग अवयव को भी बोलने का प्रैक्टिस कर लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि ऑप्शन बी इसका सही जवाब है कि रस के 4 भेद माने गए हैं, अवयव माने गए हैं। तो पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से रस का अवयव नहीं है, यानी कि अगर आप चारों को जान रहे हैं तो इसमें से एक नहीं है, ये हमें बताना है। ठीक है, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सद्भाव। हालांकि वर्तमान समय में सद्भाव ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये रस के अवयव में नहीं माना जाता है। अगर आज का कोई संस्कृत आचार्य होता तो सद्भाव को भी रस के अंदर जोड़ देता, लेकिन अब नहीं रहा। सही जवाब है इसका सद्भाव। ऑप्शन डी जो है वो रस के अवयव में नहीं है, बाकी जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं सब क्या हैं? रस के अवयव के रूप में हैं।
अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या मानी है, कितनी मानी है, ये हमें बताना है कि भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में भावों की संख्या कितनी मानी है, 29, 39, 49, 59। तो आप देख रहे हैं कि सबके अंत में 9 है, तो आपको बड़ा सावधानी से इस प्रश्न को रंगना है। आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब बता दिया कि 49 भावों की उन्होंने चर्चा की है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला प्रश्न यहाँ पर, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है संचारी भाव 33, स्थायी भाव 8, सात्विक भाव 8, अनुभाव 6। तो सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? 55 का डी। बहुत सारे बच्चों ने इसका बता दिया कि 55 का डी सुमेलित नहीं है, बाकी और जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, सुमेलित है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 4 होना चाहिए था। अनुभावों की संख्या कितनी है? 4 है, लेकिन यहाँ पर क्या दिया गया है? 6। तो अनुराज हिंदी एकेडमी से जुड़ने वाले बच्चों को इस तरीके से उलझाया नहीं जा सकता है, वो तुरंत इन सारी चीज़ों को पकड़ सकते हैं, और वही काम आप लोगों ने किया। ठीक है, बाकियों को जितने भी फैक्चुअल चीज़ें हैं, संचारी भाव 33, स्थायी भाव 8, सात्विक भाव 8, इन सबको अपने दिमाग में रखिए। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर, आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के भाव हैं? आलंबन और उद्दीपन किस प्रकार के भाव हैं? ऑप्शन दिया गया है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव या फिर स्थायी भाव। तो आलंबन उद्दीपन के बारे में आप लोगों ने काफ़ी पढ़ा होगा, और इसका जो सही जवाब है कि आलंबन और उद्दीपन क्या है, विभाव के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 56 का सही जवाब ए है। अगला प्रश्न है, कायिक, आहार्य, सात्विक और वाचिक किस प्रकार के भाव हैं? ठीक है, कायिक, आहारिक, सात्विक और वाचिक किस प्रकार के भाव हैं? ऑप्शन दिया गया है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, स्थायी भाव। तो क्वेश्चन नंबर 57 का जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया है, सही जवाब है अनुभाव। तो यहाँ पर बस ध्यान में रखिए, कई बार इस तरीके से भी प्रश्न आते हैं कि अनुभाव के अंतर्गत कौन है कौन नहीं है, और यहाँ पर मैंने एक लाइन में ही पूरा पूछने की कोशिश की ताकि आप सब की तैयारी हो जाए कि अनुभाव के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं, जिसकी चर्चा हम कर रहे थे कि वो 6 नहीं है बल्कि 4 है। तो आप देख रहे हैं कि 1, 2, 3, 4। ठीक, अगला प्रश्न है जो कि कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है कि स्वरभंग किस प्रकार का भाव है? स्वरभंग किस प्रकार का भाव है? ऑप्शन दिया गया है विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव। स्वरभंग जीडीसी, जीआईसी असिस्टेंट प्रोफेसर्स के एग्जाम में कई बार आ चुका है, यहाँ तक कि नेट के पेपर में भी एक आध बार आया हुआ है। सही जवाब है ऑप्शन डी, सात्विक भाव के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, रोमांच, कंप, वैवर्ण्य, स्वेद, अश्रु और प्रलय किस प्रकार का भाव है? विभाव, अनुभाव, संचारी भाव, सात्विक भाव। तो ये भी क्या है, सात्विक भाव के अंतर्गत ही आते हैं सब। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया है रति, श्रृंगार, क्रोध, रौद्र, विस्मय, अद्भुत, उत्साह, भयानक। तो क्वेश्चन को देखते ही आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि इसका मतलब कि जो भी दिए गए हैं उनका आपस में कोई ना कोई संबंध है, और उन संबंधों के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पकड़ लिया कि जो उत्साह है वो बिल्कुल यहाँ पर सुमेलित नहीं है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए वो क्या है, सुमेलित है। उत्साह किसका होना चाहिए था? वीर रस से जुड़ा होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है। ऑप्शन दिया गया जुगुप्सा, विभत्स, निर्वेद, शांत, स्नेह, प्रयाण, शोक, भयानक। तो क्वेश्चन नंबर 60 की तरह क्वेश्चन नंबर 61 भी है, तो इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। कुछ बच्चे करें कि नोटिफिकेशन नहीं आया है, तो मैं आप लोगों से एक गुजारिश करूंगा, हालांकि मैं वीडियोज लेक्चर में बहुत ज़्यादा नहीं बोल पाता हूं, कि आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, और बेल आइकन एक होता है उसको दबाना होता है, तो उसको प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं इतना मानता हूं कि आप लोगों को ज़रूर इस इस चैनल से जुड़ने के बाद कुछ न कुछ ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा, आपका आत्मविश्वास बढ़ा होगा, पढ़ने की टेक्निक भी पता चली होगी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, धीरे धीरे और भी बहुत नई नई चीज़ें आप लोगों को पता चलेंगी। तो रोज़ कहने की ज़रूरत नहीं है कि जिसको सब्सक्राइब करना रहेगा वो खुद कर लेगा, ठीक है। और
कमेंट्स तो आप लोग करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, लगातार आप लोग कमेंट्स करते हैं। हाँ, बेल आइकन को ज़रूर एक बार प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को नोटिफिकेशन इत्यादि जाता रहे। चलिए, इसके बाद आप लोगों ने इसका सही जवाब बता दिया, ऑप्शन डी है। अगला प्रश्न है, थोड़ा सा ये ध्यान रखने वाला प्रश्न है। पूछा जा रहा है कि सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले कारणों को कहते हैं। सामाजिक के हृदय में स्थित स्थायी भावों को आस्वादन योग्य बनाने वाले कारणों को कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है विभाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव। तो ये प्रश्न का जवाब आप तभी बहुत अच्छे से दे सकते हैं जब आप भारतीय काव्यशास्त्र और रस इत्यादि को बहुत बढ़िया से पढ़े होंगे, तभी इसका सही जवाब आप दे पाएंगे। इसका जो सही जवाब है ऑप्शन ए, विभाव कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कई भाव जागृत होता है उस भाव को कहते हैं। जिस व्यक्ति अथवा वस्तु के कारण किसी व्यक्ति में कई भाव जागृत होता है, यहाँ पर लिखा गया है, उस भाव को कहते हैं विभाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव। तो इस प्रश्न को देख लीजिए, बाकी जब दोबारा रिवीजन करने के लिए आप लोग जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि और बढ़िया से समझ में आएगा। इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, आलंबन कहा जाता है। आलंबन उद्दीपन को लेकर बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। उद्दीपन किसको कहा जाता है, नीचे वाला प्रश्न है, रस को उद्दीप्त करने वाली आलंबन की चेष्टादि कहलाती है। विभाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव। अब इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। इसका सही जवाब है कि रस को उद्दीप्त करने वाली जो भी चेष्टा होती है वो क्या कहलाती है, उद्दीपन। अगला प्रश्न है, जो भावों के पश्चात उत्पन्न हो उन्हें कहते हैं। जो भावों के पश्चात यानी कि बाद में उत्पन्न हो उन्हें क्या कहा जाता है। ऑप्शन दिया गया है विभाव, आलंबन, उद्दीपन, अनुभाव। तो इसका जो सही जवाब है ऑप्शन डी, इसका सही जवाब है अनुभाव। अनु माने होता है पीछे और भाव मतलब आप जान रहे हैं, तो इस तरीके से आप इसका अर्थ भी यहाँ पर लगाकर सही जवाब दे सकते थे। अनुभाव, ठीक है, अनुभव नहीं, अनुभाव। अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में कितने रसों का उल्लेख किया है। ये भी क्वेश्चन न जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका होगा और आपको रटा भी गया होगा, ठीक है। ऑप्शन दिया गया है 4, 6, 8, 9। भरत मुनि ने रसों की कुल संख्या मानी है 6, अब 8। तो बस आपको क्या करना है, रंगने में इसको सावधानी रखना है। नाट्यशास्त्र में रसों को बताया गया है, संख्या है 8। अभी कुछ बच्चे चर्चा कर रहे थे कि शांत रस को नहीं माना है, तो कौन कौन रस हैं यहाँ पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। शांत रस उद्भट, वात्सल्य रस विश्वनाथ, भक्ति रस रूप गोस्वामी, प्रयाण रस भरत। तो देखते ही आप लोगों को पता चल गया होगा कि इसमें से सुमेलित नहीं है। कौन सा चीज़ सुमेलित नहीं है, ऑप्शन डी जो है वो क्या है, सुमेलित नहीं है। बाकी और जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं सुमेलित है। तो यहाँ पर एक चीज़ आपको ध्यान में रखना होगा कि कभी भी वन लाइनर में पूछ दे कि शांत रस की चर्चा सबसे पहले कौन किया था, उद्भट। वात्सल्य रस को विश्वनाथ ने, और भक्ति रस रूप गोस्वामी, जिनकी रचना है उज्ज्वल नीलमणि गोस्वामी। उज्ज्वल नीलमणि करके रूप गोस्वामी की रचना है, जिन्होंने कि भक्ति रस के बारे में चर्चा किया है। तो ये सारी भी छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। भरत मुनि की बात हो गई थी, रसों की संख्या कितनी मानी है, लेकिन बाद में अभिनवगुप्त ने भी रसों की संख्या को माना है, वो भी कई बार परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। तो रसों की संख्या कितनी माना है अभिनवगुप्त ने, ऑप्शन दिया गया 7, 8, 9, 11। तो अभिनवगुप्त ने रसों की संख्या कुल कितनी मानी है, 9 रसों की मानी है, इसीलिए इसको कहा गया नवरस। और नवरस नाम से गुलाब राय ने एक ग्रंथ भी लिखा है। तो इस तरीके से कोरिलेट करके आप लोगों को पढ़ने की जरूरत है। बच्चे 11 बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सही जवाब इसका क्या है, 9 रसों की चर्चा किया था अभिनवगुप्त ने, ठीक है। हाँ, चलिए अगला प्रश्न है, संचारी भाव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। ये वही संचारी भाव जिसकी संख्या 33 है, लेकिन संचारी भाव को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है। विभाव, अनुभाव, व्यभिचारी, स्थायी भाव।
तो आप लोगों ने बिल्कुल सही जवाब इसका बता दिया कि व्यभिचारी भाव को भी संचारी भाव कहा जाता है। ये सब इंटरव्यू में भी पूछ लिया जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 33 संचारी भावों का विरोध अवरोध किस दृष्टि के आधार पर किया है। यहाँ पर प्रश्न ये है कि संचारी भावों की संख्या तो 33 है, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस पर विचार करते हुए रसों संचारी भावों के कुछ वर्ग किए हैं। तो सुखात्मक, दुखात्मक, उभयात्मक, उपरोक्त सभी। तो इसका जो सही जवाब है क्वेश्चन नंबर 70 का सही जवाब है ऑप्शन डी। तीनों प्रकार के जो भी भाव हैं यहाँ पर, हालांकि उन्होंने 4 दृष्टि के आधार पर किया हुआ है, लेकिन ऑप्शंस के आधार पे यहाँ पर सही जवाब डी होगा। ठीक है, तो उन्होंने किया है कि कौन सुखात्मक भाव है, कौन दुखात्मक भाव है और कौन दोनों में आता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जब भी दोबारा काव्यशास्त्र पढ़ें तो जरूर इन प्रश्नों को भी ध्यान में रखें। अगला काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि संस्कृत और हिंदी के किन आचार्यों ने छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख किया है, जो कि वर्तमान समय में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छल, कपट। हालांकि छल यहाँ पर पूछा जा रहा है कि छल नामक नए संचारी भाव का उल्लेख संस्कृत आचार्य ने भी किया है और हिंदी के आचार्य ने भी किया है। तो कौन किया है? ऑप्शन दिया गया भरत और केशवदास, भानुदत्त और देव, भामा और देव, भरत और मतीराम। तो इसका जो सही जवाब है, कई बच्चों ने इसका सही जवाब दे दिया कि भानुदत्त और देव ने छल नामक संचारी भाव का उल्लेख किया है। और जब आप भ्रमर गीत सार पढ़ेंगे, उसकी संपादकीय भूमिका पढ़ेंगे, तो वहाँ पर चकपकाहट संचारी भाव का उल्लेख रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, तो ध्यान में आपको रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, भरत मुनि ने निम्नलिखित में से किसको अनुभाव का भेद माना है? अभी तक हम लोगों ने देखा कि अनुभाव के कुल 4 भेद हैं, लेकिन भरत मुनि अपने नाट्यशास्त्र में कुछ अनुभावों के भेद किए हैं। वो कौन कौन से हैं? ऑप्शन दिया गया वाचिक, आंगिक, सात्विक, उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब तो उपरोक्त सभी होगा। आपको ध्यान में रखना है कि भरत मुनि ने वाचिक, आंगिक, सात्विक को माना है और जो आहारिक है उसको उन्होंने अनुभाव के रूप में नहीं माना है। इस तरीके से भरत मुनि ने, हो सकता है कि प्रश्न कभी भी घुमा कर पूछ दिया जाए कि कितने अनुभावों की चर्चा की है, तो 3 अनुभावों की चर्चा उन्होंने की है। अगला प्रश्न है, काव्य प्रकार, काव्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज भी कहा जाता है। किस रस को कार्य व्यापार की व्यापकता के कारण रसराज कहा जाता है? ऑप्शन दिया गया वीर रस को, श्रृंगार रस को, हास्य रस को, वात्सल्य रस को। तो इसका जो सही जवाब है कि श्रृंगार रस को क्या कहा गया? रसराज। और इसके 2 भेद, संयोग और वियोग। वियोग को कई जगह विप्रलंब भी कहा जाता है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां उनको भी ध्यान में रखिए। अगला प्रश्न है, एको रस करुणा एव किसका कथन है? कई बार इसका ट्रांसलेट करके परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि एकमात्र रस है वो भी करुण है, किसने माना है? ऑप्शन दिया गया भवभूति, भरत, भामह, कालिदास। तो करुण रस को केंद्र में रखा था भवभूति ने, जिन्होंने कि उत्तर रामचरितम नाम से नाटक लिखा था और सर्वोत्तम करुण रस का नाटक माना जाता है। करुण रस का सर्वोत्तम नाटक माना जाता है। अगला प्रश्न है, रस सूत्र में आए संयोग और निष्पत्ति को लेकर विवाद रहा है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। रस सूत्र की व्याख्या 4 आचार्यों ने किया था, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त ने। तो विवाद रहा है, यहाँ पर कौन सा सुमेलित नहीं है ये आप लोगों को बताना है। ऑप्शन दिया गया है भट्टलोलट उत्पत्तिवाद, श्री शंकुक अनुमितिवाद, भट्टनायक मुक्तिवाद, अभिनवगुप्त अभिव्यक्तिवाद। तो बड़ा ही बारीकी से इस प्रश्न को आप लोगों को देखना है, और जिन लोगों ने बारीकी से देख लिया है उन्होंने सही जवाब इसका बता दिया। भट्टनायक ने मुक्तिवाद नहीं कहा था बल्कि भुक्तिवाद कहा था। तो आप जानते हैं कि कई बार वर्तमान समय में टाइपिंग मिस्टेक्स होते रहते हैं, ठीक है, तो भुक्ति कई बार मुक्ति टाइप का दिखाई पड़ता है, तो उसी का यहाँ पर कारण रहा है। फिलहाल पूछने का मतलब ये था कि क्या आप मुक्ति भुक्ति में अंतर जानते हैं? बिल्कुल आप लोग अंतर जानते हैं। सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। सुमेलित नहीं है मीमांसा दर्शन भट्टलोलट, न्याय दर्शन शंकुक, सांख्य दर्शन भट्टनायक, बौद्ध दर्शन अभिनवगुप्त।
तो रस सूत्र के जो आचार्य हैं वो किसी न किसी दर्शन को भी ध्यान में रखा है, उससे प्रभावित रहे हैं, उन्होंने अपने सिद्धांतों को तो दिया ही, लेकिन यहाँ पर बताना है कि सुमेलित नहीं है। क्वेश्चन 76 सही जवाब आप लोगों ने बता दिया कि अभिनवगुप्त वाला जो ऑप्शन है वो सुमेलित नहीं है, बाकी जितने भी ऑप्शन है वो क्या है, सुमेलित हैं। अभिनवगुप्त बौद्ध दर्शन नहीं बल्कि शैव दर्शन से प्रभावित थे, शैव होना चाहिए था। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। भट्टलोलट अनुकार्य राम में, श्री शंकुक अनुकर्ता नट में, भट्टनायक प्रेक्षक दर्शक में, अभिनवगुप्त व्यक्ति हृदय में। तो क्वेश्चन नंबर 77 में आप सभी को बताना है कि सुमेलित नहीं है। तो इसका जो सही जवाब है, यहाँ पर व्यक्ति के स्थान पर क्या होना चाहिए था, सामाजिक। ठीक है, ये इस वजह से गलत है, बाकी जितना भी ऑप्शन दिया गया वो क्या है, सही है। तो भट्टलोलट ने अनुकार्य में माना, शंकुक ने अनुकर्ता में, भट्टनायक ने प्रेक्षक में माना, अभिनवगुप्त ने सामाजिक हृदय में माना है। अगला प्रश्न है, रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा था? रस को ब्रह्मानंद सहोदर सर्वप्रथम किसने कहा था? ऑप्शन दिया गया है, भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो ब्रह्मानंद सहोदर मतलब आप जानते हैं कि एक ही माता के पेट से पैदा होने वाले बच्चों को कहा जाता है सहोदर, यानी कि जो रस है वो ब्रह्म की आनंद की प्राप्ति कराता है, तो उसको ब्रह्मानंद सहोदर कहा गया। किसने कहा? सबसे पहले सही जवाब है ऑप्शन सी, इसका सही जवाब है, भट्टनायक ने कहा है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन को देखते ही आपको तुरंत आंसर आ गया होगा दिमाग में। चित्र तुरंग न्याय से नट में रस की नव स्थिति मानकर रस का अनुमान किया था। चित्र तुरंग न्याय किसका रहा है? तुरंत आप लोगों ने बताया कि ये शंकुक का है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? साधारणीकरण की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा जा चुका है। ऑप्शन दिया गया भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक, अभिनवगुप्त। तो साधारणीकरण की बात सबसे पहले किया था भट्टनायक ने, बिल्कुल इसको आप लोग ध्यान में रखिए, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, जब साधारणीकरण की बात हो रही है तो ये जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से, कि आचार्यों ने साधारणीकरण को निम्न ढंग से प्रस्तुत किया है। भट्टनायक ने कहा विभावा आदि का साधारणीकरण होता है, अभिनवगुप्त ने कहा सहृदय का साधारणीकरण होता है, रामचंद्र शुक्ल ने कहा आलम्बनत्व धर्म का साधारणीकरण होता है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा पाठक की अनुभूति का साधारणीकरण होता है। हमें बताना है कि इसमें से सही नहीं है। यहाँ पर क्वेश्चन बताना था कि सही नहीं है, ये यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा इसमें से सही नहीं है। ठीक है, गलत है कौन? ऑप्शन डी जो है वो क्या है, गलत है। बाकी जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वो सब सही हैं। डी में क्या होगा, पाठक की जगह पर कवि होगा। ठीक है, कवि की अनुभूति का साधारणीकरण होता है, कहा था डॉक्टर नगेंद्र ने। और बाकी जितना भी ऊपर ऑप्शन दिया गया सब सही है। और रामचंद्र शुक्ल वाला ऑप्शन कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। आज का आखिरी प्रश्न है, मधुमती की भूमिका की परिकल्पना प्रस्तुत की है। जब भी साधारणीकरण पढ़ेंगे तो उसी समय आपको मधुमती की भूमिका की परिकल्पना की भी चर्चा की जाती है। किसने की थी? ऑप्शन दिया गया श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र, अभिनवगुप्त। ठीक है, तो इसका जो सही जवाब है वो हो गया ऑप्शन ए कि मधुमती की भूमिका की परिकल्पना की थी श्याम सुंदर दास।